अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली आबिद और आप देख रहे हैं सवाल है हुकूमत का। इमरान खान अभी इख्तिदार की कुर्सी पर बैठे भी नहीं हैं और अभी तो उनकी हुकूमत के खदोखाल भी वाज़ेह नहीं हुए हैं और मुसीबत यह आन पड़ी है कि एक बड़ी ऑपोजिशन उनकी आने वाली हुकूमत को चैलेंज करने के लिए अब खड़ी हो गई है। आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में 7 सियासी जमातों ने इंतखाबात 2018 को यकसर मुस्तरद किया और आने वाली हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी लाहे अमल भी तय कर लिया। अब यहां बात इख्तिदार में आने की ख्वाहिश रखने वाली MQM की भी है, जिसका झुकाव इस वक्त तहरीक इंसाफ की तरफ है। लेकिन MQM पाकिस्तान समेत तमाम सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। यह बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है और ऐवान समेत मुल्क भर में एहतजाज की कॉल भी दे दी गई है। अब इलेक्शन कमीशन ने सूरत हाल को देखते हुए रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम की तहकीकात के हवाले से कैबिनेट डिवीजन को खत लिख दिया है आज। और सवाल यह है कि अगर RTA सिस्टम फेल होना गैर मामूली बात नहीं थी, जो खुद इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की रात को यही बात कही थी, तो फिर इसकी तहकीकात की अब जरूरत क्यों पेश आ गई है इलेक्शन कमीशन को? इस तमाम डेवलपमेंट से न सिर्फ इंतखाबी अमल पर शुकूक के बादल गहरे हो रहे हैं, बल्कि आने वाली हुकूमत जो PTI की बनती दिखाई दे रही है, उसकी मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। आज जो APC हुई है उस पर सबसे ज्यादा डिस्कस करना है हमें। कराची के ब्यूरो चीफ रफत सईद हमारे साथ मौजूद होंगे, इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि लाहौर से अनवार हाशमी हमें ज्वाइन करेंगे और थोड़ी देर बाद पेशावर से फरजाना अली भी हमारे साथ होंगी। आज APC में ऑपोजिशन जमातों ने क्या फैसला किया, उन्हीं की रहनुमाओं की जबानी पहले आपको सुनाते हैं। The Prime Minister would be from the PMLN, the Speaker would be from PPP and the Deputy Speaker from MMA. वज़ीर आज़म का कैंडिडेट होगा वो पाकिस्तान लीग से होगा और हमारी उम्मीद है कि हम ये जल्द टर्म्स ऑफ रेफरेंस और खदोखाल सब बना सकेंगे। एहतजाज और जो असेंबली में होगा और जो बाहर होगा, हम इन बातों मुत्तफिक हैं। हमने एक जॉइंट वहाँ इलेक्शन लड़ना है, जो हमने मुत्तफिका फैसला किया है कि हम साथ लड़ेंगे। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हो रहा है कि तमाम मेजर पार्टीज एक महाज पर या एक आवाज़ के साथ न सिर्फ इलेक्शन को मुस्तरद कर रही हैं, बल्कि इस मुल्क में डेमोक्रेटिक आइडियल्स और फेयर एंड फ्री इलेक्शन के जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके लिए उन्होंने मिलकर जद्दोजहद का फैसला किया है। तो पाकिस्तान की 7 बड़ी सियासी जमातों ने इलेक्शन 2018 को मुस्तरद कर दिया है और अहम डेवलपमेंट यह हुई है कि अब ओथ तो लिया जाएगा इन ऑपोजिशन जमातों की जानिब से, लेकिन एहतजाज ऐवान के अंदर भी होगा, ऐवान के बाहर भी होगा और वजीर आजम, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का जो चुनाव होगा उसमें तमाम ऑपोजिशन जमातें एक पेज पर होकर एक उम्मीदवार रखकर जो है वो इस इंतखाब में हिस्सा लेंगी। तो बहरहाल बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई आज। इस वक्त इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं और रफत सईद कराची से मौजूद हैं, फरजाना अली जैसे कि हमने आपको बताया कि पेशावर से थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी, अनवार हाशमी लाहौर में मौजूद हैं। तारिक साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। अब ये बताइएगा, ऑपोजिशन ने बहुत आज अहम ऐलान किया है कि वजीर आजम का कैंडिडेट एक होगा, वो नून लीग से होगा, जबकि पीपल्स पार्टी जो है वो स्पीकर के लिए अपना कैंडिडेट और MMA डेप्यूटी स्पीकर के लिए। यह सिर्फ ऐलान लगता है या हकीकत में भी ऐसा ही होगा? देखिए, डेफिनेटली ये हकीकत में भी ऐसे होगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो वज़ीर आज़म के लिए जो ऐलान है या जो मुकाबला है वो तो सिंबॉलिक होगा। इससे पहले भी 2002 की, 2008 की और 2013 की असम्बली में हमेशा अपोजिशन कैंडिडेट लेके आती है, लेकिन जाहिर है जो हुक्मरान जमात होती है जो उसके लिए इलेक्शन लड़ने जा रही होती है, उसके लिए नंबर डेफिनेटली पूरे होते हैं। लिहाजा किसी का वज़ीर आज़म की सीट जीतना तो मेरा नहीं ख्याल कि वो मुमकिन होगा। ये एक इलामती मुकाबला है। लेकिन मेरी जो इतला है और मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मैंने कल भी अर्ज किया था, 2 चीज़ों पे फोकस ज़्यादा रहेगा। एक तो पहले स्पीकर का जो मुकाबला है, स्पीकर का इलेक्शन है, इस पे फोकस अपोजिशन का ज़्यादा होगा, चूँकि एक तो उसका मुकाबला जो है वो होता है सीक्रेट बैलेट के जरिए। तो वहाँ अगर अपोजिशन का कोई ऐसा सीनियर रहनुमा है जिसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, जिसके राब्ते अच्छे हों, जिसके लोगों से तल्लुकात अच्छे हों, तो वहाँ इस बात का इम्कान हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हुकूमती पार्टी जो अक्सरियती पार्टी है वो जीत जाए, लेकिन अपोजिशन का फोकस बहरहाल ऐसा होगा
कि सैयद खुर्शीद शाह या नवीद कमर या किसी ऐसे सीनियर रहनुमा को लेके आया जाए जिनकी अपोजिशन में या हुकूमत में जो पार्लिमानी जमातें हैं मुख्तलिफ, जहाँ उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उस पर कुछ ना कुछ डेंट डाला जाए या मुकाबले को करीब तर ले जाया जाए। इसी तरह मेरा ये ख्याल है कि आने वाले दिनों में जब सदर का इंतखाब होगा तो फिर थोड़ी सी आप मजीद बेहतर सिचुएशन देखेंगे। अपोजिशन जो है उस वक्त तक मजीद मरबूत हो चुकी होगी, मजीद इकट्ठी हो चुकी होगी, वज़ारत-ए-उज़्मा का इलेक्शन हो चुका होगा, तो फिर शायद उनका फोकस ज़्यादा होगा। लेकिन दो तीन चीज़ों पर फोकस बहुत ज़्यादा है। एक तो यह है कि अपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक ऐसा अलायंस चाहती है जिसकी इब्तदाई शक्ल आज सामने आई है। आगे जाके उसके TORs बनने हैं, कौन उस अलायंस का सरबराह होगा, उसको लीड कौन करेगा, पार्लियामेंट के अंदर कौन लीड करेगा, मुख्तलिफ ओहदों पर अपोजिशन लीडर पर, डिप्टी अपोजिशन लीडर पर कौन फायज होगा, सूबों में कौन जो है पॉलिटिक्स करेगा। फिर जाहिर है जब अलायंस पार्लियामेंट से बाहर जाता है तो फिर उसका एक उस अलायंस का सरबराह भी होता है, उसका एक सेक्रेटरी भी होता है, उसके मुख्तलिफ ओहदेदार होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब तय हो जाएंगी आने वाले दिनों में, तो उसके बाद अपोजिशन जो है ज़्यादा फोकस होकर ज़्यादा आने वाले दिनों में आपको लगता है कि अपोजिशन ज़्यादा फोकस होगी। रफ़ा साहब, आप क्या कहेंगे? मुनक़सिम अपोजिशन थी, आज बड़ी मुत्तहिद नजर आई है और कह रही है कि हमारा वजीर आजम का कैंडिडेट एक होगा, स्पीकर का कैंडिडेट एक होगा और डेप्यूटी स्पीकर का भी कैंडिडेट एक ही होगा। अली, जो कुछ तारिक ने कहा वो तो मैं सुन नहीं सका, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब यही अपोजिशन जो है मेरे अपने ज़ाती ख्याल में ये अपने मफाद के लिए यकजा हुए हैं। ये जो है कि जिसे वसी तर कौमी मफाद मैं कहता हूँ उसके लिए फ़िलहाल जमा नहीं हुए हैं। क्योंकि इनका मामला इमरान खान के साथ है और इमरान खान के सियासत भी तो वसीतर कौमी मफाद ही है ना। नहीं, वसीतर कौमी मफाद होता है, लेकिन अपने मफादात भी हैं, अपने एजेंडे हैं। और जिस वक्त सारे इनके मसाइल दूर हो जाएंगे तो देखिएगा ये आपस में दूर होना शुरू हो जाएंगे, इख्तलाफात भी शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इस वक्त जहाँ तक जैसे कि अभी बात हुई थी कि सेनेट के चेयरमैन को तब्दील करने वाला भी अब साझा ही मामला लगता है, नून लीग का भी और पीपल्स पार्टी का भी और तमाम अपोजिशन जमातों का। तो उस एजेंडे को पूरा उसको अचीव करना है, सेनेट के चेयरमैन को तब्दील करने वाला। उसके बाद जो है वो भरपूर हिज़्ब इख्तिलाफ की एक बात कर रहे हैं। फ़िलहाल सब शीर व शकर हो रहे हैं, दोस्ती है आपस में, लेकिन काश माजी में भी इसी किस्म की रिवायत बरकरार रखते। जब वक्त था तो दोनों साथ बैठने के लिए आमादा नहीं थे। फिर ये मेरे समझ में एक बात और नहीं आती कि वो इमरान खान को मुबारकबादें भी देते हैं, उसे मुस्तहकम करने की बात भी करते हैं। फिर जैसा खुर्शीद शाह ने अभी एक इंटरव्यू में भी ये कहा कि हमें उनका मौका देना चाहिए। आप मौका भी दे रहे हैं, बदअनवानी का इल्ज़ाम भी लगाते हैं, वोट चोरी होने का इल्ज़ाम भी लगाते हैं। मेरे ख्याल में अपनी लाइन वाज़ेह कर लेनी चाहिए। अगर ये सब जमहूरियत के लिए कर रहे हैं तो जमहूरियत के लिए और बहुत सारे इक़दाम भी हैं जो इन्हें करने चाहिए। आपने जिक्र किया है, MQM पर भी सवाल करना है क्योंकि MQM जो है वो PTI से जो है इलाक़ भी कर रही है वफाक में और साथ साथ बिल्कुल ये भी अली मैं कहूँगा कि ये भी दोहराई मामला है कि एक जानिब वो हाथ मिला रहे हैं इमरान खान को इख्तिदार में लाने की कोशिश कर रहे हैं और जिसकी वजह से उनकी सीटें गई हैं वो उसके खिलाफ एहतजाज भी कर रहे हैं। जिससे दुश्मनी है उससे रफाकत भी हो रही है। PTI से पहले रफाकत ही हो, इससे ज्यादा बेहतर है। ठीक है अनवर, अब आपकी तरफ आएंगे। वैसे फरजाना ने भी हमें ज्वाइन कर दिया है। फरजाना, आपको हम खुशामदीद कहेंगे शो में, लेकिन अभी अनवर आपकी तरफ आऊंगा। जरा आप बताइएगा, अब जैसे कि नून लीग वजीर आजम के लिए कैंडिडेट खड़ा करेगी, आज जो APC में फैसला हुआ है, तो क्या कहा जा रहा है, चूंकि गढ़ है लाहौर नून लीग का, तो क्या सोच पाई जाती है, शहबाज शरीफ खुद खड़े होंगे या फिर किसी और को खड़ा कर देंगे? देखिए, ये तो अभी चंद दिनों में फैसला हो जाएगा। लेकिन अली आबिद, जो आपने गुफ्तगू स्टार्ट की है, आपकी ट्रांसमिशन में जब आपने सवाल पूछा था मौलाना फजल रहमान के बारे में, तो हम सब की ये राय थी कि मौलाना फजल रहमान जो है वो असम्बलियों में अपनी टीम को बिठाने पे राजी हो जाएंगे। एक तो ये अच्छा जी बिल्कुल। अब दूसरी बात, ये 7 जमातें जो इकट्ठी हुई हैं, मैं इसको इसलिए पॉजिटिव कहता हूँ कि भुट्टो के खिलाफ जो है वो 9 जमातें इकट्ठी हुई थी, जिसके बाद फिर वो एक तहरीक चली थी, मुल्क में अदम इस्तेकाम हो गया था। तो इसके बावजूद कि PTI ने इंतहाई कमज़ोर आदाद शुमार के साथ जो है वो रिज़ल्ट दिए हैं, जिसकी वजह से मुल्क बुरान की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर इसको पॉजिटिव देखें तो अपोजिशन ने इस जमहूरी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो एक साथ दिया है। ऐवान में बैठेंगे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर नोट कराएंगे, लेकिन अलामती तौर पर जैसे तारिक साहब कह रहे थे कि अपना वज़ीर आज़म स्पीकर डिप्टी स्पीकर देंगे, तो यकीनन वैसे बज़ाहिर तो शहबाज शरीफ को लीड
करना चाहिए। लेकिन जब देखा जाता है कि अददी तादाद जो है वो पूरी नहीं होगी तो वो यकीनन कोशिश करेंगे कि शहबाज शरीफ की जगह किसी और पर्सनैलिटी को जो है वो सामने लाया जाए, चाहे वो हसन इकबाल की शक्ल में हो या ख्वाजा आसिफ की शक्ल में हो या कोई भी हो। यानी कि इस बारे में तो पार्टी शहबाज शरीफ खुद ही आएंगे और हो सकता है कि कोई और भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से वजीर आज़म को उम्मीदवार सामने आ सकता है। एक बात मैं कहूंगा, एक बात कही जरा ब्रेक का कहा जा रहा है, पहले ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये भी बड़ा अहम पॉइंट डिस्कस होगा कि ये 7 रुकनी जमातों का जो इत्तेहाद है ये क्या कुछ कर सकता है। भुट्टो के खिलाफ 9 जमाती इत्तेहाद था, भुट्टो को जो है वो सादा अक्सरियत भी हासिल थी, लेकिन उसके बाद है एपीसी की जिसमें हमें ऑपोजिशन मुत्तहिद नजर आई है। तो फरजाना, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि जब वापस आऊंगा तो आपसे यह सवाल करूंगा कि हमने 1977 में भी एक पीएनए की तहरीक देखी, 9 जमातें थी ऑपोजिशन की जिन्होंने भुट्टो के खिलाफ तहरीक चलाई और जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है, आपको भी पता है, मुझको भी पता है, अवाम को भी पता है। आज जो है वो 7 जमातों ने कहा है कि हम एक पेज पर हैं और हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे, यानी कि पीडीआई के खिलाफ वो तहरीक चलाएंगे। आपको क्या लगता है क्या आउटकम होगा? ऑपोजिशन एक ही एजेंडे पर, एक ही पेज पर रह पाएगी या मुनक़सिम हो जाएगी? सिर्फ ये चुनाव तक महदूद रहेगा मामला? देखें, जो आपने मिसाल दी है उसमें अगर हम देखें तो हमें कुछ लोगों की जो औलाद है वो इस वक्त नज़र तो आ रही है इस इकट्ठ में जो हुआ है, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपके सामने आई है और कुछ के जानिशीन हैं जो हमारे सामने हैं। तो इस हवाले से देखा जाए तो नस्ल तो एक दूसरी आ गई है, लेकिन मुझे उसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये नज़र आ रहा है कि ये जमहूरियत को बचाने के दावा कर रहे हैं, लेकिन वो जो चीज़ आई थी वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि मामला क्या था। लेकिन बहरहाल जो आज मैंने उनकी टोन सुनी है, खुसूसन मियां इफ्तिखार हुसैन ने जो बिल्कुल जाते जाते एक बात कही कि हम डिफेंसिव हरगिज़ नहीं है, तो इस लिहाज से अगर मैं देखती हूँ तो एक तरफ हम सारे पाकिस्तान के लोग ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि जमहूरियत को चलते रहना चाहिए, खान साहब को मौका देना चाहिए, तब्दीली आई है, ये सारा कुछ। लेकिन दूसरी तरफ फजल रहमान साहब ने तो कहा हुकूमत चलती दिखाई नहीं देती, उन्होंने तो कैटेगोरिकली कहा ये बात। देखें, वो तो जाहिर है उनकी ख्वाहिश भी है और बहुत सारी चीज़ें उन जो कुछ हुआ इलेक्शन में उसके बाद मैंने तो आपको पहले दिन ही कहा था कि उनका लहजा तो था, और आज मियां साहब को भी मैंने देख लिया, स्पंजार साहब को भी मैंने देख लिया, उनका लहजा बहुत सख्त है दूसरों की निस्बत। उसके मुकाबले में अगर शहबाज शरीफ साहब को देखा जाए, जरदारी साहब को देखा जाए तो वो ज़रा थोड़े से हट के नज़र आते हैं। तो वो जो आपने मिसाल दी है उस वाली चीज़ सख्ती तो नहीं है, क्योंकि इधर थोड़ी देर पहले बात भी हो रही थी कि मफादात थोड़े से मुख्तलिफ हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ कहीं जाके शायद इतनी नुकसानदेह साबित ना हो। हमारी भी अपनी भी ख्वाहिश है कि जमहूरियत की तरफ कदम बढ़ा है तो उसको आगे लेकर चलना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का लहजा जो है वो मुझे बहुत ज्यादा 77 के 9 सितारे में जो कुछ किया अगर आप मुझे मौजूदा कैद में 7 सितारे नहीं कर पाए। बिल्कुल बोलिए चौधरी साहब। मैं जर्ज करूं, ये जो सवाल है बुनियादी वैसे मौजूद आपका और है, लेकिन जो 1970 वाली बात की है, मेरा ये ख्याल है कि वो सिचुएशन नहीं है। 3-4 वजूहात की बुनियाद पर मैं 2-3 मिनट लूंगा। एक तो पहली बात यह है कि 1977 में अपोजिशन ने सूबाई असम्बली के इंतखाबात का बाइकाट कर दिया था, लेकिन इस वक्त जो है इंतखाबात का पूरा प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। उस वक्त धांधली के नाम पे तहरीक शुरू हुई जो कि नाकाम हुई और बाद में उस तहरीक को निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक में बदल दिया गया और अल्टीमेटली मुल्क में मार्शल लग गया और 10 साल मार्शल रहा। तीसरी बात यह है कि उस वक्त की अपोजिशन ने पार्लियामेंट को ज्वाइन नहीं किया था। इस वक्त जो अपोजिशन है वो मैच्योरिटी का मुजाहरा कर रही है, वो एहतजाज की बात कर रही है ईवान से बाहर भी, लेकिन उसने अपने आप को और अपने साथियों को कन्विंस कर लिया है कि हम सब पार्लियामेंट में जाएं, पार्लियामेंट में जाके जमहूरी जदोजहद करें, आईनी जदोजहद करें और पार्लियामेंट जदोजहद करें। और उनका दावा यह है कि वो पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए, हुकूमत के खात्मे के लिए, हुकूमत के खिलाफ तहरीक जरूर हो सकती है, मौलाना फजल रहमान साहब कहें या कोई और कहे, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि हम उस निज़ाम को नहीं मानते। जो 77 की तहरीक थी उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ये चूँकि धांधली के नतीजे में वजूद में आई है तो हम इसको मानते नहीं हैं। तो लिहाजा मेरे ख्याल बहुत सी इसमें मतफरक़ात हैं, बहुत से इसमें मुमासलतें नहीं हैं। आज की अपोजिशन का रवैया और है, उस वक्त की अपोजिशन का रवैया आज के पाकिस्तान के बैरूनी और अंदरूनी हालात और हैं, और उस वक्त के अंदरूनी और बैरूनी हालात और थे। उस वक्त की तहरीक के बारे में अल्टीमेटली कहा गया, तारीख में लिखा गया, उस तारीख उसके पार्टिसिपेंट ने, आपको याद है मौलाना कौसर नईज़ी साहब ने, प्रोफेसर गफूर साहब ने जो किताबें लिखी बाद में, उन्होंने यह तस्लीम किया
कि हम और हुकूमत जो थे किसी नतीजे पर पहुंच चुके थे, एग्रीमेंट पर आ गए थे, लेकिन बाद में मार्शा लग गया, तो लिहाजा उस वक्त के रात के हालात मुख्तलिफ हैं। लेकिन तारिक साहब हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन जैसे कि फरजाना खुद कह रही है ना और आप भी ये कह रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब बहुत ज्यादा सख्त लहजा रख रहे हैं। जी रफत, आप क्या मैं बिल्कुल यही, मैं इसलिए कोई इसमें इजाफा, एक बात मैं कहूंगा तारिक चौधरी साहब ने जो बातें की हैं, मैं एग्जैक्ट यही कहने जा रहा था। तारिक चौधरी साहब ने वो बात कह के मुकम्मल कर दी, मगर उसमें एक इजाफा कर दूं, एक चीज और थी कि 77 की तहरीक में जो अल्ताफ हुसैन है वो जमात इस्लामी के साथ मिलके जो है वो एहतजाजी तहरीक में शामिल थे, लेकिन अब की बार एमकेएम पाकिस्तान पीटीआई के साथ है। जी जी फरजाना, क्या कहनी थी? आगे चलना चाहिए, आगे चलते हैं, आगे ही चलते हैं। मेरे ख्याल में हम बहुत पीछे चले गए, 77 पहुंच गए हम 2018 से। नहीं, उल्टा सफर कर रहे हैं, 18 पे आ जाए आगे तो सुन लें। अच्छा फरजाना जी सुनना जरूरी है, वरना डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी बहुत ज्यादा। नहीं, मैं यही कह रही हूँ, मैं चौधरी साहब को सेकंड कर रही हूँ, और मैंने बात का आगाज भी यही किया था कि चीज़ अगरचे आप देखें ना, उसके मुहर्रिकात कुछ और थे, अब के मुहर्रिकात कुछ और हैं। अभी जितने भी लोग हैं वो जमहूरियत को लेके चलना चाहते हैं। वहाँ पीछे देखें, हम तो उस वक्त नहीं थे, लेकिन हमने जो पढ़ा, जो लोगों से सुना, बुजुर्गों से सुना, वो मुहर्रिकात कुछ और थे। अब मामला कुछ और है, इसलिए इसको उसके साथ मिलाना मुझे लगता है। फरजाना, आपने तो बुजुर्गों से सुना, हमने तो खुद देखा था। हम तो इस बात का बरमला एतराफ भी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात मैं और कहूंगा कि 2018 में धरने, म्यूजिकल शो, इस जमहूरियत, इस तरह का एहतजाज है। 77 का एहतजाज किसी और तरीके से होता है। चले अब अनवर, अब आप बताइए। चले अब बुजुर्ग बना दिए रफत साहब ने आप लोगों को, तो अब नहीं बुजुर्ग नहीं बनाया मैं। देखिए अच्छा जरा ये तो बता देना कि अब ये कहा जा रहा है कि ऐवान के अंदर एहतजाज होगा, वो तो जाहिर सी बात है, ऐवान मछली बाजार बन जाएगा, खूब जो है वो नारे होंगे, गो इमरान गो के नारे लगेंगे, पहले गो नवाज गो लगते थे। अब असेंबली के बाहर क्या होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, बज़ाहिर कोई ऐसा माहौल नहीं है इस वक्त कि असेंबली के बाहर लंबी लंबी रैलियां निकाली जाएं। बिल्कुल मेरी ज़ाती राय है कि ऐसी सूरत यार अभी नहीं है, क्योंकि जो अपोजिशन में बैठे हैं उनके भी कुछ डिफरेंट मसाइल हैं, और जो गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, असल इशू ये है कि जो कमज़ोर गवर्नमेंट बनने जा रही है उसमें इमरान खान को ये प्रॉब्लम आएगी कि वो आईनी तरामीम कैसे करें जिससे जनूबी पंजाब बनाने का वादा पूरा कर सकें। अगर इमरान खान, अब जैसे अपोजिशन कहती है कि हम टफ टाइम देंगे, अब पाकिस्तान में जो टफ टाइम दिया जाता है उसका मतलब कुछ और ही लिया जाता है। टफ टाइम ये नहीं दिया जाएगा कि इमरान को मजबूर करें कि वो हमारा एहतसाब करें, वो इमरान को मजबूर करें कि जनूबी पंजाब का सूबा लाजमी बनाओ, हम आपका साथ देंगे। इस तरह का टफ टाइम दें तो बहुत आइडियल बात होगी। तो टफ टाइम का मतलब क्या है कि कानून साजी में रुकावट डालेंगे ताकि क्रेडिट उसको ना मिले। इस तरह के एहतजाज तो बिल्कुल सामने आएंगे। तो इमरान के लिए अपोजिशन का कोई ऐसा इशू नहीं है, उन्होंने ऐवानों के अंदर रहना है, बिल्कुल उन्होंने शोर शराबा भी करना है, अपनी गेम भी करनी है। तो बेसिकली आखिरी नुक्ता ये है कि वो पहली ट्राई करेंगे 6 महीने के बाद कि क्या इस पोजीशन में हुकूमत वीक है, क्या हम अदम एतमाद ला सकें, वो नहीं तो फिर आगे मिड टर्म की ट्राई करेंगे। तो ये इत्तेहाद अभी बरकरार रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि मिड टर्म इलेक्शन हो भी जाए। जी, क्योंकि अपोजिशन के अंदर इस वक्त, क्योंकि अपोजिशन में ही है, तो कोई ऐसा क्लैश नहीं है कि एमएमए इमरान खान के साथ बैठ जाए या नून लीग जाके इमरान खान के साथ बैठ जाए, ऐसा कोई क्लैश नहीं है। जहां भी लड़ाई होगी बैठना अपोजिशन की निशस्तों पे है। असल इशू की तरफ जाना चाहिए कि इमरान खान वो कानून साजी कैसे कर पाएंगे जिसकी वजह से उन्होंने मैंडेट जो है वो उस पे अमल दरामद। इमरान खान कानून साजी कैसे कर पाएंगे? तगड़ी ऑपोजिशन का तो सामना होगा, लेकिन जो वादे जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का वादा किया हुआ है, दीगर इस्लाहात के वादे किए हुए हैं, किस तरीके से कर पाएंगे? असेंबली में 2/3 मेजोरिटी मिल पाएगी? देखिए, ये दुरुस्त कह रहे हैं अनवर हाशमी। बात यह है कि अगर हम ईवान में जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, जो न्यूमेरिकल पोजीशन है, उसको देखें तो इमरान खान डेफिनेटली अपनी हुकूमत बना लेंगे। लेकिन हुकूमत बनाने के बाद ये रोज़मर्रा का काम है, कोई भी काम उन्होंने करना है, ज़ाहिर है इमरान खान साहब के कह देने से तो नहीं हो जाएगा, उसके लिए तरमीम करनी पड़ेंगी, उसके लिए इस्लाहात लेके आना पड़ेंगी, उसके लिए कानून साजी करनी पड़ेगी। सिंपल जो एक्ट तब्दील करने हैं वो तो हो जाएंगे, लेकिन में आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। तो उसमें जिस ईवान के पास 175 या 172 या 180 या 200 वोट भी होंगे, उसी ईवान में एक 120 रुकनी, तकरीबन 120 रुकनी अपोजिशन भी होगी, जिसकी तादाद में अगर रिजर्व सीटें आएंगी तो उसमें कुछ इजाफा भी हो जाएगा। फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं कई दफ़ा अर्ज कर चुका हूँ कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम सेनेट ऑफ पाकिस्तान है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 11 सीटें हैं। अगर MKM उसके साथ मुस्तकिल बैठी रहे तो उसकी पार्लियामानी नशिस्त में उसकी ताकत में कुछ इजाफा हो जाएगा। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करें कल को प्रोग्राम खत्म करने के बाद आराम से बैठकर, तो तकरीबन 80 या 84 अरकान बनते हैं वो जो कि PTI के साथ नहीं हैं, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, नून के हैं, BNP के हैं, ANP के हैं और दीगर जमातों के हैं। तो एक ऐसी हुकूमत जिसके पास ईवान बाला में बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं है, तो उसके लिए कानून साजी करना, आइन साजी करना, तरमीम करना नहायत मुश्किल काम होगा। और उसको अगर वो एक अक्लमंद मैच्योर हुकूमत हुई तो उसको कोशिश करनी पड़ेगी, और वो कोशिश करेगी। अगर नहीं करेगी तो बड़ी खराबी होगी। अपोजिशन के साथ बनाकर रखें, अपोजिशन के साथ बनाकर रखें। चौधरी साहब फिर इसका ब्रेक का कहा जा रहा है, रफ़ा साहब ब्रेक का कहा जा रहा है, अलीम खान का भी जिक्र आएगा। मैंने कहा था कि जब ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे कि तगड़ी अपोजिशन के साथ PTI का तर्ज हुकूमत कैसा होगा। तो चूंकि PTI 5 साल KPK में हुकूमत कर चुकी है, तो फरजाना अली की तरफ चलते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि उन्होंने उनका तर्ज हुकूमत कैसा देखा। तो जरा फरजाना बताइएगा, PTI का 5 साल में आपने सूबाई हुकूमत में तर्ज हुकूमत कैसा देखा? मैंने तो ये देखा था कि शेरपाव साहब जब तक इत्तेहादी थे, जब तक दीदा दिल फर्श राह, जो ही इख्तलाफ हुआ तो इल्जामात करप्शन के, और जमात इस्लामी जब तक साथ रही, जब तक दीदा दिल फर्श राह, जमात इस्लामी अलग हुई तो इल्जामात। जनाब असल में कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो शेर याद आ रहा है कि जो बातें हैं कहने की, जो बातें हैं सुनने की, कहीं तुम कह नहीं सकते, कहीं हम सुन नहीं सकते। वाह वाह वाह, तो हमारा मसला ये है कि किस हद तक हमें जाना चाहिए। तो अब बात यह है कि हम किस हद तक कहने के मजाज हैं। तो अगर जान के अमान पाऊँ तो बात यह है कि उनकी हुकूमत में कोई बात करना ज़रा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें बहुत नागवार गुजरता है कि अगर उनको कोई सीधी राह दिखाने की कोशिश की जाए। यहाँ पर जो उनका तर्ज हुकूमत था, अगर मैं बात करूँ, चौधरी साहब ने जो कहा कि कानून साजी का जो अमल उनके लिए मुश्किल होगा, यहाँ पर कानून साजी का अमल आसान था। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कानून साजी कर ली, लेकिन कानून साजी पर जब अमल दरामद का वक्त आया तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे आ गई जो कि उनकी राह में रुकावट थी। मिसाल के तौर पर अगर हम एहतसाब के अमल की बात करें तो अपने ही लोगों के शिकंजे की वजह से वो ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद ये हुआ कि बहुत सारे जो ऐसे कवानीन थे जिसमें उनके लोग रुकावट बन रहे थे, जैसे एजुकेशन के हवाले से मैं अगर बात करूँ, प्राइवेट स्कूलों की बात थी, इसी तरह विसल ब्लोअर की बात थी। तो ये चीज़ें हैं कि कोई भी चीज़ करना और कहना, मैंने कल भी कहा था कि गुफ्तार के गाजी होना आसान है, प्रैक्टिकल करना मुश्किल है। तो मैं अगर मुझसे पूछा जाए कि आप खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कितने नंबर देती हैं, तो मैं उनको 50 नंबर दूंगी। क्योंकि उन्होंने कवानीन साजी की हद तक 100 में से मैं उनको 50 नंबर दूंगी, क्योंकि उन्होंने एक काम किया, लेकिन प्रैक्टिकल करने का वक्त आया तो बहुत सारी मसलहतें जो हैं, थ्योरी 75 की होती है, 25 प्रैक्टिकल का होता है ना, इसलिए मैंने 50 पूछ लिए। वो 25 प्रैक्टिकल के तो मैंने पुराने निज़ाम तालीम में होता था। थ्योरी में से भी मैंने 25 इसलिए काट लिए कि उसमें भी बहुत सारी फिर चेंजेस आ गई। मैं आपको गिन के बता सकती हूँ कि क्या हुआ। हाँ, वो तो खत्म हो गया ना, उसमें तो कुछ जो बेहतर तरीके से होना चाहिए था। देखें, बहुत संजीदगी से मैं एक ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं बार बार यही कहती हूँ, बहुत अच्छी कानून साजी हुई थी। मैं आपको अगर खैबर पख्तूनख्वा का RTI बताऊँ, राइट टू इंफॉर्मेशन है, दुनिया का बेस्ट कानून है अगर उसको कागज़ पर देखा जाए। लेकिन जब प्रैक्टिकल का वक्त आया तो बहुत सारी चीज़ें, सबसे पहले वो जो दरख्तों के लगाने वाला, पौधों के लगाने वाला, वो जो 1 अरब दरख्त वाला मसला आ गया था, तो उसकी चीज़ें जब सामने आने लगी और जर्नलिस्टों ने मांगना शुरू किया तो वो चीज़ रुक गई। फिर बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स ऐसी हुई कि जिनको नील एंड वाइट करार दे दिया गया हाई कोर्ट में जाकर। तो फिर उस पे उन्होंने दोबारा से अमेंडमेंट करना शुरू कर दी कि हम कहीं कमज़ोर ना हो जाए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से अगर इन्होंने कुछ सीखा है, वो यहाँ तो उनके पास मखलूत हुकूमत थी, वो आपके वाली बात है, कभी किस पे इल्ज़ाम, कभी किस पे इल्ज़ाम, लेकिन अब तो उनके पास आपकी तरफ भी रफ़ा साहब आते हैं। अब फरजाना जरा तारिक साहब की तरफ चलूंगा। तारिक साहब जरा शॉर्टली ये बता दीजिएगा, आज अलीम खान ने बनीगाला के बाहर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया है एंकर पर्सन के हवाले से, और कहा है कि मुझसे पूछ लें भाई, आप क्या मेरे बारे में प्रोग्राम करते फिरते हैं। यही कुछ रद्द अमल, यही कुछ तर्ज गुफ्तगू हम नून लीग के लोगों की देखा करते थे।
देखिए, मैंने कल भी अर्ज किया था कि इस वक्त बुनियादी इशू ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो ताकतवर ग्रुप हैं, लॉबीज़ हैं, वो जो है अपने अपने ओहदों के हसूल के लिए कशमकश कर रहे हैं। बुनियादी इशू नंबर गेम का नहीं है। पंजाब में भी नंबर गेम पूरी है और मरकज में भी नंबर गेम पूरी हो सकती है। इशू ये है कि जो बड़े ओहदे हैं उस पर अभी तक ये यकसू नहीं हो सके कि किसको चीफ मिनिस्टर का ओहदा देना है, किसको स्पीकर का ओहदा देना है, किसने वजारत हासिल करनी है। अब जो अलीम खान साहब हैं या और लोग हैं, आज भी जो खबरें आ रही हैं, हमें कहा गया था कि आज तक हम जो PTI है वो किसी नतीजे पर पहुंच जाएगी और बड़े ओहदों का ऐलान कर दिया जाएगा, कैबिनेट का ऐलान कर दिया जाएगा और मामला आगे चल पड़ेगा। ना आज भी KPK के लिए ऐलान हुआ, ना पंजाब के लिए ऐलान हुआ, इसलिए कि बहुत से धड़े जो हैं, मसलन शाह कुरैशी साहब हैं, तरीन साहब हैं, अलीम खान साहब हैं और बहुत से लोग हैं जो अपने अपने लिए कोशिश कर रहे हैं कि अपने लिए बड़े बड़े ओहदे हासिल किए जाएं, जिसकी वजह से ये नतीजे पर नहीं पहुंच सके। आज जो अलीम खान साहब की गुफ्तगू है, मेरी ज़ाती राय में, मेरी हम्बल राय में, उसका जो एड्रेस कर रहे थे वो अपनी पार्टी के उन लोगों के लिए कर रहे थे जो उनके लिए उनकी मुखालफत कर रहे हैं। उनके राह बिल्कुल दुरुस्त लफ्ज़ कहा आपने कि उनके राह में रोड अटका रहे हैं और उनकी वजारत आला या किसी बड़े ओहदे की राह में रुकावट है। ठीक है रफा साहब, अब आप क्या कहेंगे? जरा कुछ MQM पर भी तो रोशनी डाले ना, क्योंकि अभी तक तो MQM PTI जो है वो भाई भाई दिख रहे हैं। आगे जाके अगर वजारत का मामला आता है, किसी ओहदे का मामला आता है, इख्तलाफ नजर आता है। देखिए, एक बात तो मैं ये कहूँगा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में बर्दाश्त का मादा बिल्कुल नहीं है। तनकीद कोई चीज़ उन्हें बर्दाश्त नहीं होती, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। सियासत में ऐसा नहीं होता। यहाँ मैं पीपल्स पार्टी का जिक्र ज़रूर करूँगा। पीपल्स पार्टी के लीडरों के लिए आप सख्त जुमले भी इस्तेमाल कर लें, उन पर तनकीद भी कर लें, लेकिन वो इस तरह का रवैया इख्तियार नहीं करते हैं। ये एक अलग बात है। जहाँ तक आपने बात की सिंध के, हम तो बड़े महरूमियों का शिकार हैं। आप ये कहें 10 साल से, मैं फिर कहूँगा पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो काबिल जिक्र हो। फरजाना जरूर मुस्तफीद हुई, उनका उन्होंने वहाँ तब्दीली फरजाना ने देखी, पॉलिसियाँ भी देखी, पॉलिसियाँ बनी हुई, उन्होंने तारीफ भी की, अच्छी पॉलिसियाँ भी बनी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब था, लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ बातें ही बातें हुई, अमली तौर से यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। अब बिलावल भी सिर्फ बातें कर रहे हैं। देखते हैं कि आने वाले दिनों में हमारी जिंदगियों में क्या तब्दीली आती है, इस शहर में क्या तब्दीली आती है। अब तक तो हमें कोई नजर नहीं आया इस तरह की सूरत हाल। गो के सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। चलें, अब प्रोग्राम की चूंकि एंडिंग करनी है, एक सवाल बस रखना चाहता हूं। ये RTS के हवाले से आज जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जिस दिन इलेक्शन हुआ था उस दिन तो रात को इलेक्शन कमीशन ने यह मौक़िफ़ अपनाया था कि ये जो है वो निज़ाम की खराबी है, टेक्निकल फॉल्ट है। तो अब क्या हुआ है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो दबाव में आया है? क्या वजह है? आप लोगों को क्या लगता है? चारों लोग कमेंट्स कीजिएगा, क्या वजह है कि तहकीकात का फैसला किया? मैं तो यही कहूँगा कि रिगिंग ट्रांसमिशन सिस्टम था, ये सामने आ गया था और इस पर बातें ही बातें हो रही हैं। कमेटियाँ बनेंगी, बातें होंगी, तहकीकात का जिक्र किया जाएगा। लेकिन आज भी स्कूलों में जब बच्चे गए तो बैलेट पेपर की बुकें बाद बच्चों को मिली इस कराची में स्कूलों में। जो तारिक, आप जल्दी से देखिए, बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना है। एक तो ये उसी रात तस्लीम कर लिया गया था कि वो सिस्टम बैठ गया है, लेकिन उसके बाद मुसलसल इस बात से इनकार किया जाता रहा कि कोई ऐसी बात नहीं, इलेक्शन बड़ा ठीक हुआ है। अगर वो ठीक था RTS सिस्टम, तो उसके बाद आज फिर तहकीकात के लिए क्यों बात की जा रही है? फिर दूसरा ये जो कराची में वाक़या हुआ है कि स्कूल के डेस्कों में से ढेर निकला बैलेट पेपरों का। हमें भी बहुत से लोग जो है चीज़ें भेज रहे हैं सोशल मीडिया पे। एक जगह पे 168 और 30 वोटों को कैलकुलेट किया गया, आगे लिखा है 334। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनके अगरचे बहुत कम वाक़यात हैं। तारिक, वक्त की कमी है जी, अंदर आप जल्दी से दीजिएगा अपना रिपोर्ट। जी मुख्तसर ये कि RTS सिस्टम जो नादरा ने खिदमात जिस महकमे से ली हैं वो पंजाब गवर्नमेंट का IT डिपार्टमेंट है और वो शहबाज शरीफ ने बनाया था, जिसकी आज इंतज़ामिया भी हुई है, जिनको शहबाज शरीफ ने अपॉइंट किया था। उनकी भी इंक्वायरी का आगाज़ किया जा रहा है कि कहीं कोई इरादी तौर पे तो ऐसा नहीं किया गया। अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि अगर उसमें कोई फॉल्ट आ गया तो मैनुअली वो जो पेपर 45 है वो पहुँचाया जा सकता था। वो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन उसकी तहकीकात ज़रूर हो रही हैं। ठीक है फरजाना, आपके कॉमेंट? मेरा ख्याल में प्रॉब्लम्स थे जिसके नतीजे हमें अभी दिख रहे हैं। आज ही आप PK-70 का नतीजा देखिए तो खुशदिल खान के और शाह फरमान के जो वोट थे पहले 15,000 समथिंग थे दोनों के और थोड़े से फ़र्क के साथ,
अभी जब दोबारा रिकाउंटिंग हुई है तो वो 14,000 समथिंग हो गए। तो अब आप बताइए कि पहले रिजल्ट का क्या करें और अभी रिजल्ट का क्या करें। आप चारों लोगों की राय यही है कि जो भी इलेक्शन कमीशन अब भी जो स्टेप उठा रहा है और जो पहले भी स्टेप उठाया है उस पे बड़े क्वेश्चन मार्क रेज। एक जुमला कहूंगा मैं कि 2018 के इंतखाबात जो हैं वो अनमिट नकूश छोड़ जाएंगे हमारी तारीख। इसी पॉइंट पर क्लोज करते हैं। बहुत शुक्रिया रफत आपका भी, तारिक चौधरी साहब आपका भी।